नमस्कार। जनजातीय गौरव और संस्कृति से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। कहते हैं बड़े काम करने के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती। हमारे सामने स्वामी विवेकानंद और शहीद आजम भगत सिंह जैसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने उम्र लंबी नहीं पाई, लेकिन अपनी कम उम्र में ही वो इतने बड़े काम कर गए कि आप आज भी उनको याद करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, भगवान बिरसा मुंडा। 1875 का साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी साल भारत को मिला एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने उम्र बहुत ज्यादा नहीं पाई, लेकिन अपनी सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने आदिवासी कल्याण, आदिवासियों के हक और अधिकारों के लिए इतने बड़े काम किए कि आज आदिवासी समुदाय उन्हें भगवान की तरह से पूजता है। ये साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे न केवल ऐतिहासिक रूप से मनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासी विकास और कल्याण के ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं कि जिससे आगे आने वाले सालों में ये आदिवासियों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, उनके काम, उनके आदर्शों और उनके विचारों पर कुछ और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ विषय विशेषज्ञ। समय है कि आपको उनसे परिचित कराएं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर कर्मवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। डॉक्टर कर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हैं कीर्ति शर्मा। आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जनजातीय विषयों में शोध कर रही हैं और जनजातीय विषयों की जानकार हैं। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कर्मवीर, आप इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतिहास के विशेषज्ञ हैं। तो इससे पहले कि हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, उनके आदर्शों के बारे में बात करें, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, कि उस समय कैसी थी व्यवस्था, कैसी थी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, क्या स्थिति थी भारत की? देखिए गौरव जी, 19वीं शताब्दी से थोड़ा सा अगर पहले से शुरुआत की जाए, 18वीं शताब्दी में जो है सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो नवाब थे उनके साथ में एक एग्रीमेंट किया, एक संधि उन्होंने किया और उसके बाद जो है ब्रिटिश इंटरफेरेंस यहाँ पर शुरुआत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का मेन मकसद था वो था यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, जुल्म करना और जुल्म के जरिए क्योंकि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके, ये उनका मेन मकसद था। और इससे कोई भी तबका जो है वो अछूता नहीं रहा, चाहे वो किसान हो, दस्तकार हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी समुदाय जो है वो इससे अछूता नहीं रहा। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने कई तरह के कानून लेकर के आए, कई तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने की, प्रशासन में उन्होंने कई तरह की तब्दीलियां किया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसका पूरा प्रभाव जो है भारत के समुदायों के, ना केवल उनकी संस्कृति पर, उनके समाज के ऊपर, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जीवन जीने के ढंग के ऊपर इसका असर पड़ा। आदिवासी समुदाय की जहाँ तक बात है और दूसरे समुदायों के, आदिवासी समुदाय जो हैं वो एक तरह से शांत और माने जाने वाले मेहनत का रहे हैं और आमतौर पे वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे अपने आप को अलग थलग रखते रहे हैं। ये बात 18वीं-19वीं शताब्दी की है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका ये अलगाव जो है वो इसमें कोई घृणा हो इस तरह की। जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ है उनके साथ में उनका इंटरेक्शन, कोलाबोरेशन, कोऑपरेशन जो है वो हमेशा रहा है, लेकिन वो अपनी संस्कृति और जीवन जीने के ढंग जो है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं चाहते रहे। अंग्रेज़ों के आने के बाद इसमें जो ज़्यादा असर हुआ वो ये कि क्योंकि एक तो ये खेती बाड़ी करने वाला समुदाय था, खेती बाड़ी करके मेहनत करके तब अपनी आजीविका भी कमाते थे। साथ में जो फॉरेस्ट नियर बाई एरिया में रहा करते थे वहाँ से जो है काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी करके लाया करते थे और उनसे ही इनका जीवन चला करता था। ये लाभ कमाने में ज़्यादा जो है विश्वास नहीं करते थे कि प्रॉफिट के लिए कर रहे हों, ये इनका जीवन आराम से चले और प्रकृति को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो एक तरह से सतत विकास की जो प्रेरणा है वो आदिवासी समुदाय से ली जा सकती है। 18वीं शताब्दी के बाद आप देखें साथ में जो है 19वीं शताब्दी में भी इस तरह के कई फॉरेस्ट एक्ट लाए गए और इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो है परमानेंट सेटलमेंट है वो लेकर के आया गया। सो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूली कैसे कर सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा कैसे हो सकता है, इसके लिए कई तरह के कानून जो है लाए गए और इससे आदिवासी समुदाय और किसानों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा और उनके खिलाफ आंदोलन भी हुए, प्रतिरोध भी हुए और ये तो उनकी अर्थव्यवस्था में दखलंदाजी को लेकर के, साथ में उनके संस्कृति, सभ्यता और समाज जो है उसमें भी इसकी वजह से बहुत ही दखलंदाजी हुई जो उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। आप देखेंगे बहुत सारे बाहरी लोग जो है वो वहाँ पर आ गए थे। बाहरी का मतलब है कि आदिवासी दूसरे लोगों को अपने यहाँ पर जो है उस तरह से इंटरफेरेंस उनका नहीं चाहते हैं, बट ब्रिटिशर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा वहाँ पर लेना था और परमानेंट सेटलमेंट के जरिए क्या हुआ कि नई जमींदार जो है वो उन्होंने खड़े कर दिए और उन जमींदारों का मकसद जो है ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूली की जाए। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसकी वजह से आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है उनमें एक तो सामूहिक खेती का और झूम खेती का जो है प्रचलन रहा है। झूम खेती यानी कि एक जगह वो खेती करें उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरी जगह वो खेती करेंगे, तो इस तरह से झूम खेती का प्रचलन रहा है। दूसरा सामूहिकता का, मिलकर के खेती करना जो है और उसको बांटना, तो ये उनकी परंपरा रही है। लेकिन ये जो जमींदारी प्रथा लाई गई ब्रिटिशर्स के जरिए, उसमें ये था कि जो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करेगा उससे उनको फ़ायदा होगा, तो ये ज़मीन उन लोगों को दी जाने लगी, यानी कि आदिवासियों की ज़मीन जो है वो बाहरी लोगों को दी जाने लगी, जिससे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा होता था। जी कीर्ति, हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय अंग्रेज़ों की तरफ से अपने फ़ायदे के लिए ऐसे बहुत सारे कानून लाए गए जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आदिवासियों को प्रभावित करते थे। आपका क्या अध्ययन है उस समय जो का जो समय था वो आदिवासियों की अर्थव्यवस्था और उनकी संस्कृति के प्रति क्या प्रभाव लेकर आया? सर, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आदिवासी जो थे वो जल, जंगल और जमीन के राजा थे, वहां के स्वामी थे, वो वहां रहते, उनके लिए वो जंगल अपना परिवार था, एक एक पेड़ परिवार था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो उनका एक ही काम था शोषण का। इस शोषण नीति के लिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, जंगलों का विनाश हुआ, जितने उनकी खेती की जमीनें थी आदिवासियों की उनको जमींदारों और एजेंटों को दे दिया। तो जो स्वामी थे वो बेघर हो गए, मजदूर हो गए और इधर उधर पलायन करने लगे, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी थी वो तो टूटी ही, लेकिन जो सामूहिकता थी, जो संस्कृति थी वो टूटने लगी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उनके फॉरेस्ट एक्ट्स, इतनी अलग अलग तरह के फॉरेस्ट एक्ट्स को लगाना, जो वनोपज थी, जो छोटी छोटी चीजें थी जिन पे आदिवासी अपना जीवन बिताते थे, उसको बिल्कुल हटा दिया गया। उसके बाद दूसरी चीज है बेगार प्रथा का आरंभ हुआ कि उन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, वो कुछ भी काम कर रहे हो, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी लेकिन उन्हें उसका कुछ पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। और उसके बाद में अगर कोई भी आंदोलन या कोई भी आवाज उठती थी तो उसे राज के और ब्रिटिश के खिलाफ एक आवाज और बता करके और उसे दबा दिया जाता था। और मुद्दे की बात यह है कि वो भी हमारे इतिहास में अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो आज भी लोक गीतों में है, लोक संस्कृति में है, लेकिन वो जो विलुप्त कहानियां हैं, वो जो विलुप्त शहीद है, वो आज भी हमारे हिस्ट्री का भी हिस्सा नहीं है। क्योंकि इसका कारण शायद कीर्ति जी ये भी रहा हो कि कहते हैं कि इतिहास हमेशा विजेता की तरफ से लिखा जाता है। अब क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो और वो आदिवासियों के ऊपर उनको कब्जा करने के लिए, उनकी जमीन हथियाने के लिए जो कुछ भी करते थे, शायद हमें इतिहास में वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने बताया कि लोक गीतों में, लोक संस्कृति में उसकी झलक हमें आज भी मिल सकती है। आप दोनों ने उस समय की जो अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और जो जमींदारी प्रथा को लेकर के और जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए एक्ट बताए, शायद कहीं बेहतर तरीके से हमें समझने में मदद मिलेगी कि क्या वो परिस्थितियां रही थी जिनकी वजह से बिरसा मुंडा नाम के जो एक छोटे से शिशु को सिर्फ 25 साल में उन्होंने इस तरह के काम किए कि वे आदिवासी हकों के पर्याय बन गए। डॉक्टर गंभीर, अब हम बात कर सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की, उनके जन्म स्थान और उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कहाँ उनका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ? देखिए गौरव जी, बाहरी लोगों का जिस तरह से दखलंदाजी आदिवासी समुदाय की संस्कृति में, उनके समाज में हुई और ब्रिटिश लोगों की जिस तरह की पॉलिसी थी, तो इसके खिलाफ प्रतिरोध जो है वो पहले से उनमें था, असंतोष जो है वो पहले से इन समुदायों के अंदर था। बिरसा मुंडा से पहले भी इस तरह के प्रतिरोध हुए, जिसमें संथालों का विद्रोह है, कोल विद्रोह जो है वो इसमें हुआ है, और ये माना जाता है कि लगभग हर साल कोई न कोई छोटा बड़ा विद्रोह जो है वो होता रहा है, और हर एक 10 साल के ऊपर जो है कोई बड़ा विद्रोह, यानी कि हर दशक में कोई बड़ा विद्रोह होता रहा है। सो बिरसा मुंडा से पहले भी इस तरह के जो है प्रतिरोध और विद्रोह जो है आंदोलन होते रहे हैं।
मुंडा समुदाय में भी अगर आप देखें तो उसमें जो एक सरदारी लड़ाई जो थी तो वो पहले से ही चली आ रही थी और बिरसा मुंडा इसका हिस्सा बने। उसके बाद बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय के लोगों को ये कन्विंस किया कि जो सारा जो है इसमें गलती है, जो दोष है, एक तो बाहरी लोगों का है, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, चाहे जमींदार हो, ये सारे मिलकर के हमारा शोषण करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि सबका जो है दुख दूर करने के लिए जरूरी है कि हम लोग एक हो जाएं और ईश्वर का उसमें साथ लिया। आप देखिए आदिवासी समुदाय जो है वो अपने लीडर में डिवाइन पावर जो है मान करके कि कोई भी हमें आफत आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो ये हमें उनसे वो पहले रोक लेंगे। और ये जो कन्विक्शन है, ये जो विश्वास है लोगों का, इन्होंने एक तरह से समर्पित कर दिया लोगों को अपने नेता के लिए। और उनके नेता के आदेश पर जो भी उन्होंने के सारे लोग जो है इकट्ठे हो जाया करते थे। नगाड़ा जब बजाया जाता था सारे लोग हथियार लेकर के इकट्ठा हो जाया करते थे और उनका साथ देते थे। बिरसा मुंडा ने एक चीज को समझा, क्योंकि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था वो ऐसा खेतीहर परिवार था और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो परिवार भटकता रहता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय का जो एग्रेरियन सिस्टम था और जो फॉरेस्ट इश्यूज थे उनकी समझ जो है वो बिरसा मुंडा को धीरे धीरे होने लगी थी कि समुदाय की जो है मुख्य समस्याएं क्या है और उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है वो कौन है। और वो हमेशा ये कहा करते थे कि क्योंकि मिशनरियों ने इस तरह के लोगों में ये अफवाह फैलाई कि देखिए आप जो है ईश्वर का आपके ऊपर जो है प्रकोप है और उसको दूर जब हम लोग उसको दूर कर पाएंगे तो आप हमारी शरण में आ जाइए। कन्वर्जन जो है वो उनका मेन मकसद था। और आप देखेंगे एक छोटा नागपुर एरिया जो है जहाँ पर बिरसा मुंडा भी रहे, पूरा आदिवासी समुदाय, उनमें लगभग जो है 1769 के बाद जो है मिशनरियों का एंट्री यहाँ पर शुरू हुआ है। बिरसा मुंडा भी इनफैक्ट मिशनरी जो है उसमें शामिल हो गए थे और उन्होंने भी उनका भी कन्वर्जन हो गया था। बिरसा मुंडा से वो बिरसा डेविड हो गए थे, लेकिन बाद में जब उनको जो है हकीकत का पता लगा तो उन्होंने जो उसको छोड़ भी दिया। सो पहले आप देखेंगे जो उन्होंने आंदोलन किया अपने लोगों को इकट्ठा करके, वो कहा कि जो बाहरी लोग, बाहरी का मतलब ये नहीं कि जो नॉन आदिवासी गरीब लोग हैं, वो कहते थे गरीबों के ऊपर जो है जुल्म नहीं करना, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करना, वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वे लोग हैं महाजन जो 10% से लेकर के 500% तक एक तो हमारे से ब्याज वसूलते हैं। दूसरा जिन लोगों ने हमारी जमीन को हथिया लिया, किसान से हम लोग जो है मजदूर बन गए, खेतीहर मजदूर बन गए। और तीसरा ब्रिटिश जो है सरकार, क्योंकि वो उनके सपोर्ट से ही ये सारे लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। मिशनरियों की दखलंदाजी से आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल रिलीजियस सिस्टम था आदिवासियों का वो नष्ट हो गया था। दूसरा जो आदिवासियों का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको भी डिवैल्यू कर दिया गया था मिशनरी एजुकेशन सिस्टम ने। सो बिरसा मुंडा इन सब की उन्होंने जो है खिलाफत की और अपने लोगों को उन्होंने लामबंद किया। कई बार आप देखेंगे उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन वो कहते थे कि उनका जो मेन मकसद था, वो मेन मकसद है मुंडा राज को वापस पाना। मुंडा राज का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा अपना कोई साम्राज्य वो खड़ा करना चाहता है। मुंडा राज यानी कि उनका जो ट्रेडिशनल गवर्निंग सिस्टम था उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। उनका जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, जो कल्चर है ट्रेडिशन उनको या उनका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्टोर करने की उन्होंने बात किया। और इसलिए वो कहते थे कि जो है मेरे से ऊपर कोई नहीं है। वो अपने आप को सुपीरियर अथॉरिटी उन्होंने बताया कि ये जो बाहरी लोग आए हैं ये हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। जो आदिवासियों की परंपरागत शासन व्यवस्था रही है उसी को दोबारा बहाल किया जाएगा। और ब्रिटिशर्स ने इसको अपने खिलाफ बगावत समझा और जमींदार जो थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। रामदाल मुंडा हैं, एसपी सिन्हा, कई लोगों ने अपनी किताबों में भी इसका जिक्र किया है कि जमींदार और साहूकार जो है ये सारे लोग मिलकर के जो है ये चाहते थे कि बिरसा मुंडा किसी तरह से अरेस्ट हो जाए। और ब्रिटिशर्स का तो ये लक्ष्य था ही, क्योंकि वो उनको मानना था कि ब्रिटिश सरकार के वो खिलाफ है बिरसा मुंडा। और मिशनरी थे वो भी चाहते थे कि बिरसा मुंडा अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उनके उद्देश्य को भी बिरसा मुंडा के जो क्रियाकलाप थे वो उनको भी पूरा नहीं होने देना चाहते थे, तो वो भी उनके विरुद्ध। तो ये सारे लोग जो है उनके खिलाफ हो गए। और हॉफमैन जो है एक वो भी एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, उन्होंने अपनी बुक में भी इस चीज का जिक्र किया है। एक नौजवान सा लड़का जो है उसके घर पे हजारों लोगों की भीड़ आती है। शुरू में तो हमें लगा कि ये कोई स्पिरिचुअल लीडर है, ओके, अरे उन्होंने एक फुलिशनेस कहा है लोगों का, ये सेवियस फुलिशनेस है लोगों का कि वे लोग आते हैं वहां पर और मानते हैं कि ये हमारा उद्धारक है, ये हमारा भगवान है। लेकिन कहा कि
इसमें जो है विद्रोह की, प्रतिरोध की चिंगारी है। ये सिर्फ एक, इसमें एक धार्मिक विश्वास नहीं है कि लोग अपने धार्मिक विश्वास की वजह से जो है बिरसा मुंडा के पास में आते हैं। ये उस सिस्टम के खिलाफ भी बगावत है, जिसकी चिंगारी जो है आप देखेंगे 1900 में देखने को भी मिली, जब बिरसा मुंडा आज़ाद जेल में उनको डाला गया। तो जब पुलिस उनके घर पे पहुंची तो उन्होंने अपने घर के छत पे जाकर के उन लोगों को आवाज़ लगाई कि हमारे ऊपर जो है किसी का राज नहीं हो सकता, महारानी का राज जाने वाला है और मुंडा राज दोबारा से आने वाला है। और इसने जो है लोगों को एकजुट कर दिया, लोगों में विश्वास ही पैदा कर दिया कि मुंडाओं के ऊपर कोई जो है अधिकार नहीं कर सकता, कोई उनका शोषण नहीं कर सकता, हम खुद अपना शासन जो है करेंगे। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल रेसिस्टेंस के साथ साथ एक कल्चरल रेसिस्टेंस भी था। और आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम था, जिसके हित जो है, जिसमें मुंडाओं के हित जुड़े हुए थे, वो उसको प्रोटेक्ट करना भी उनका मेन जो है लक्ष्य था। तो ना केवल मुंडा आप देखेंगे, इसके अलावा भी जो दूसरे आदिवासी समुदाय हैं उन्होंने भी इस संघर्ष से प्रेरणा जो है ली है, क्योंकि ये अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं था। और ये जो मुंडा कोज के लिए जो स्ट्रगल शुरू हुआ, ये नेशनल कोज के साथ में जाकर के यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक जागरण की तरह से हो रहा था, जो आगे चल के विद्रोह में परिवर्तित हो गया। भगवान बिरसा मुंडा की तरफ से जो पहला सफल आंदोलन चलाया गया उसका नाम था उल गुलान। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उल गुलान के बारे में हम जानते हैं कि वो जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और उस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ बताइए। जो अल गुलान आंदोलन था, इसको शुरू करने का सबसे बड़ा कारण था वो काला कानून जो अंग्रेज लेकर आए थे, फॉरेस्ट एक्ट 1882 जी। वो जर्मन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज सबके साथ रहे थे बिरसा मुंडा जी। तो वो समझ गए थे कि आखिर ब्रिटिशर्स की चाल क्या है। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, डीकू, वो आउटसाइडर्स जो जमींदार थे, एजेंट्स थे, उनको डीकू के नाम से बुलाते थे। उन्होंने सभी को एकत्रित किया, सारे आदिवासी को एकत्रित किया और एक नारा दिया, अबुआ देश अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज। और इस आंदोलन को शुरू किया। ये आंदोलन सफल इसीलिए रहा क्योंकि ये पहला एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन था। उन्होंने पूरे संगठन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा था जो सैन्य संगठन और संघर्ष का काम करता था और दूसरा हिस्सा वो था जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार का काम करता था। ये वो आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये गली गली, गांव गांव जाते और आदिवासियों को जगाते। आदिवासी राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म को राजनीति से जोड़ा और अपने आप को धरती आबा बताया, अर्थात धरती का पिता। और उन्होंने शुरू किया अलगुआन अर्थात क्रांति। क्रांति उन सभी के खिलाफ जिन्होंने मुंडा जंगल, मुंडा राज को चुनौती दी। उनकी धर्म, संस्कृति और उनके आर्थिक जितने भी सामग्री थी, उन सबको चुनौती थी। और उससे ऊपर सबसे जो मेन चीज़ है जो बिरसा मुंडा ने की, वो ये किया कि उन्होंने सबको इस कदर जोड़ा कि वो अपनी संस्कृति से, अपने आर्थिक और अपने सामाजिक रूप से एकत्र हो गए। और उसके बाद में जो अलगुआन था वो उसको सफल मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बिरसा मुंडा की मौत के पश्चात भी अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि 1908 में उन्होंने टेनेंसी एक्ट लाया और मुंडा जो जंगल है, जमीन है, उस पर बाहरी अतिक्रमण पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस कदर हम कह सकते हैं कि जो अलगुआन क्रांति हुई, ये उसका घटनाक्रम रहा। डॉक्टर कर्णवीर, उल गुलान के पृष्ठभूमि के बारे में, इसके घटनाक्रम के बारे में कीर्ति ने बताया। उल गुलान कितना सफल रहा और इसके क्या परिणाम सामने आए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो आप अगर इमीडिएट उसका रिजल्ट आप देखें जी, तो उल गुलान जो है वो 19वीं ईस्वी में हुआ। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे कई इस तरह के जो है चेंजेस लेकर के आए गए। एक तो सर्वे को लेकर के, और दूसरा आप देखेंगे कि 1908 में एक जो टेनेंसी एक्ट लेकर के आया गया। टेनेंसी एक्ट में ये कहा गया कि जो ट्राइबल्स की लैंड है ना, वो नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। मुंडा विद्रोह के पीछे, और इससे पहले भी आप देखेंगे संथालों के विद्रोह में भी ये जो है एक मुख्य कारण रहा है। उनकी ये मांग थी कि हमारी जमीन के ऊपर, हमारे जंगल के ऊपर, हमारी जो जल है उसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार जो है वो नहीं होना चाहिए, कि अपने फायदे के लिए जो है लोग उसका जो है शोषण करें
करे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो 1908 का जो टेनेंसी एक्ट था, ये एक तो इस आंदोलन की सफलता रही है। दूसरा आप देखेंगे कि आदिवासी समुदाय जो है उस समय नहीं, आज भी बिरसा मुंडा से प्रेरणा इस चीज के लिए लेता है कि एक तो प्रेरणा है कि एकजुटता के लेकर के, दूसरा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को बचाए रखने की प्रेरणा, कि बाहरी लोगों का उसमें दखल नहीं होना चाहिए। बिरसा मुंडा कोई पिछड़ेपन की इस तरह की उनकी नीति नहीं थी कि वो नहीं चाहते, ये नहीं था कि वो कोई एजुकेशन के खिलाफ रहे हों, कोई मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ रहे, कोई विकास के खिलाफ रहे हो, लेकिन विकास जो है वो आदिवासियों के हितों की बलि दे करके नहीं किया जा सकता, उन्हें बर्दाश्त नहीं था। तो इस चीज के लिए उन्होंने, और ये प्रेरणा आज भी बनी हुई है। आप देखेंगे झारखंड बना है, उसमें भी बिरसा मुंडा को आप कहेंगे कि उनको लेकर के स्लोगन लगाए गए। आज भी लोग उनको भगवान मानते हैं, उनके जन्म स्थान पर हजारों लोग जो है वो जाते हैं। रांची से लेकर के आसाम के टी गार्डन्स तक बिरसा मुंडा की जो है स्टैचूज देखी जा सकती है, क्योंकि आदिवासी समुदाय नहीं, पूरा देश जो है वो उनसे प्रेरणा लेता है। उनके संघर्ष से, उनके प्रतिरोध से लोग प्रेरणा लेते हैं, और उनका जो संघर्ष और प्रेरणा जो अपने समुदाय के लिए था, ये पूरे राष्ट्रीय विद्रोह का राष्ट्रीय प्रतिरोध का जो है वो एक प्रेरणा स्रोत बन गया। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उन्होंने भी उसमें भी जो है मुंडा संघर्ष से जो है प्रेरणा ली। बाद में हुए किसान विद्रोह ने भी इस चीज से प्रेरणा ली कि अंग्रेज जो है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके जुल्म के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। आदिवासी समुदाय अपने तीर कमान लेकर के अर्धनग्न एक बहुत बड़े साम्राज्य से टक्कर लेने का साथ रखें। खड़े हो। जी, आपने अपनी बात में जिक्र किया कि आदिवासियों में एक बहुत बड़ी एक जागरण पैदा हुआ अपने संस्कृति के प्रति जुड़ाव को लेकर। आदिवासियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही जाती है कि वो अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और प्रथाओं से बहुत गहरे से जुड़े होते हैं और उसमें दखल उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या आदिवासी सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक ऐसी शर्मीली संस्कृति कही जाएगी कि वो अपने में मस्त, अपने परिवेश में मस्त रहने वाली जाति कही जाएगी? सर, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि वेरियर एल्विन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आदिवासी अपने आप में खुश हैं जी। उन्हें आप डिस्टर्ब मत कीजिए, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाए हुए हैं। आदिवासी का परिवार सिर्फ उसके माता पिता, उसके बच्चे नहीं होते हैं, वो पेड़, वो जमीन, वो धरती, वो जंगल भी होता है। जब भी कोई भारी आक्रमण होता है, चाहे वो कोई अंग्रेज करे या चाहे वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट करे या वो चाहे कोई आउटसाइडर जमींदार करे, सबसे पहला आक्रमण उसकी धरती पर होता है, उन पेड़ों पर होता है जिसकी वो पूजा करता है, जिसे वो माँ मानता है, जिसके साथ वो बड़ा होता है। तो जब जब एक जंगल का नाश होता है, एक एक आदिवासी संस्कृति का नाश होता है, क्योंकि उसके आसपास रह रहे जितने भी सामूहिक संगठन हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, उन्हें पलायन करना पड़ता है, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, डिस्प्लेसमेंट का इशू क्रिएट होता है। उसके बाद में जो आज तक राजा की तरह जिए हैं वो मजदूर बन जाते हैं जी। वो जो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहे हैं, वो अचानक जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं तो संस्कृताइजेशन का शिकार बनते हैं, गरीबी का शिकार बनते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं। शायद यही कारण है कि आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी धरोहर को बचाए हुए हैं जी। लेकिन डॉक्टर कणवी, यही बात जो आपने कही, ये बात तो, इस बात को तो हम पूरी तरह से जानते हैं कि वो अपनी परंपराओं से, रीति रिवाजों से कहीं बहुत गहरे से जुड़े होते हैं, लेकिन क्या अपने रीति रिवाज और परंपराओं से जो गहरा जुड़ाव है, क्या यही उस समाज में अंधविश्वास को जन्म नहीं देता? देखिए, ये माना जाता है कि आदिवासी जो है वो अपने में ही मस्त है, अपने तक ही सीमित है, और बाहरी लोगों से वो ज़्यादा मेलजोल जो है वो नहीं रखते। हालांकि बाहरी लोगों से नफरत करना या उनसे दूरी बनाए रखना उनका मकसद नहीं रहता है, और बाहरी लोग आकर के जब उनकी सभ्यता, संस्कृति को अपना लेते हैं, उनके साथ में सामाजिक संबंध कायम कर लेते हैं, तो उनके साथ भी वो उसी तरह का बर्ताव करते हैं, उनको वो बाहरी नहीं, यानी कि बाहरी लोग भी जो है वो उनके लिए उनकी मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पूरा समाज ही जो है, इंडियन सोसाइटी, वो पहले ट्राइबल ही थे, और ट्राइबल्स का एक तरह से ग्रेजुअल एसिमिलेशन हुआ कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। ये कुछ इतिहासकार माने, यानी कि सारे लोग पहले जो है ट्राइबल ही थे। और ट्राइबल इस तरह का नहीं है कि कोई जंगल में रहने वाले जो है समाज से दूर रहने वाले। आदिवासी जो हैं ट्राइबल्स, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वॉरियर्स रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण उन्होंने किया है। शक है, कुषाण है, हूण है,
उसकी तो कहीं ना कहीं तर्क से- आदिवासी सभ्यता संस्कृति ही थी। जी, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का उन्होंने जो है निर्माण किया, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति से लेकर के उनका जो जुड़ाव है वो बहुत ही गहरा रहता है, और उसमें वो ये नहीं चाहते कि बाहरी कोई लोग आकर के और उनकी सभ्यता संस्कृति जो है वो उनसे छीन ले, उनसे उनको अलग कर दे। ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो उनके साथ में है। लेकिन अंधविश्वास की जहाँ तक बात है, जैसे अपने लीडर को वो भगवान की तरह मान लिया करते थे कि सारी जो है शक्ति इसमें है, सारी मुसीबतों जो है हमारी हैं, उनका सॉल्यूशन ये है। दूसरा आप देखें, डाकन प्रथा भी इस तरह से है। वे लोग जो है किसी एक डॉक्टर के पास, वैद्य के पास वो ना जा कर के ट्रेडिशनल तरीके से जो है अपना इलाज करना, तो ये भी उनमें रहा है, और काफ़ी हद तक उसमें ठीक भी रहा है। अपने लीडर को तो इस तरह वो मान लेते थे कि झाड़ फूंक करना है, कि मैजिकल पावर है उनके अंदर। हमारी जो कोई भी बीमार होता था उनके पास ले जाया जाता था, या कहते थे कि हमारा ये पेड़ है, हमारा ये जो है कोई पर्वत है, झील है, ये उनको देवी देवता के रूप में मानते हैं कि ये नाराज हो गए, इसकी वजह से जो है ये उनका ये प्रकोप है, उसकी वजह से ये सब समस्याएं जो है। और अब जबकि हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की, कीर्ति जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आज के समय की हम बात करें, क्योंकि इतनी जन जागरूकता जगाने के बाद, जबकि भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श मानकर ये जागरूकता पैदा की गई, आज भी उनको भगवान माना जाता है और उनके आदर्शों का पालन किया जाता है, आज की तारीख में क्या स्थिति है? क्या आदिवासियों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है? उनके आज के जनजीवन की क्या स्थिति है? सर, अगर आज के आदिवासी की बात करें तो बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो शिक्षा की तरफ मुड़ा है, बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो अपने अधिकारों की बात करता है। अगर इसका उदाहरण ले तो आज जब हसदेव जंगल की बात होती है तो आदिवासी अपनी आवाज बन रहे हैं जी। 1977 में महाश्वेता देवी ने जब बिरसा मुंडा के जीवन पर एक उपन्यास लिखा था, अयंगर अधिकार, जंगल राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसमें उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष को बताया था, और ये भी बताया था कि कैसे बिरसा मुंडा का जो संघर्ष है वो आज की पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। आज का जो आदिवासी है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, ये सच है कि आज भी कई इलाके ऐसे चुनौतियां हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से किस तरह की कल्याणकारी योजनाएं और कदम उठाए जा रहे हैं, संक्षेप में हम उसकी चर्चा करें। सर, जैसे आज हम बिरसा मुंडा जी की बात कर रहे हैं, हम गौरव दिवस मना रहे हैं, तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि एक व्यक्ति जो आदिवासी कम्युनिटी से आता है, हम गौरव गाथा दिवस उसके नाम पर मना रहे हैं। उसके नाम पर हमने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, मेडिकल यूनिट्स बनाई हैं, और हायर एजुकेशन की स्पेशली बात करें तो हमने एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का शुरुआत की है, इंडिजिनस नॉलेज में जिसकी बात करते हैं, जहां हम आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज मुझे प्रेरित करती है वो ये है कि अब आदिवासी इतिहास जो है, आदिवासी लिटरेचर जो है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू ट्राइबल लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन तक जो है वो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है। ये ट्राइबल लैंग्वेज को, आदिवासी की जो भाषा है उसको बचाने के लिए एक बहुत सुनहरा कदम है। उसके अलावा हम बात करें तो ट्राइबल इतिहास को, उनके ओरल लिटरेचर को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में बहुत सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं जो आगे आने वाले समय में न सिर्फ आदिवासियों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होंगी, बल्कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कर्मवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी राजस्थान, आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति शर्मा रिसर्च स्कॉलर हैं आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में और जनजातीय विषयों की जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा की जो विरासत है वो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सदियों सदियों तक न सिर्फ आदिवासियों का बल्कि हम सभी का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी, और आगे आने वाला समय न सिर्फ उन आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक सुनहरे भारत का वर्ष होगा, और हम मिलजुल कर विकसित भारत 2047 की अवधारणा को संपन्न और साकार कर सकेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।